नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुंबई से बेहद अच्छी खबर आई है। मुंबई में घरों की बिक्री ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, नवंबर में यहां 9,301 घरों की बिक्री हुई है, जो कि नवंबर 2019 यानी कि पिछले साल के नवंबर से 67% ज्यादा है। एक्सपर्ट्स घरों की बिक्री, ये जो बम्पर बिक्री हुई है, इसकी बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? राज्य सरकार की तरफ से की गई स्टैंप ड्यूटी में भारी भरकम कटौती, ये इसके अलावा होम लोन ऑल टाइम लो पर हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ लोगों का रुझान इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि फेस्टिव सीजन में काफी ऑफर्स भी बिल्डर्स लेकर आए थे, तो इस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में एक तरह से बूस्ट आया है मुंबई में। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई के अलावा बाकी इलाकों में क्या यही हाल है? क्या बाकी जगह पर भी घर खरीदने का यह सबसे शानदार मौका है? क्या मुंबई में अभी भी मौका बचा हुआ है घर खरीदने के लिए? ग्राहकों को जिस तरह की छूट महाराष्ट्र सरकार ने दी है, वैसी दूसरे राज्य आखिर क्यों नहीं दे रहे? और लंबे वक्त से मंदी की मार झेल रहे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक ओवरऑल 2021 में कैसा होगा? आज हम इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। लौटते हैं मेहमानों के साथ, आप देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में शुमार है मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं क्योंकि ये सबके सपने पूरा करती है, और ऐसा ही एक सपना खुद का आशियाना बनाना है। लेकिन माया नगरी में प्रॉपर्टी खरीदना इतना महंगा हुआ करता था कि यहाँ घर का सपना सपना बनकर ही रह जाता था। लेकिन कोरोना काल में प्रॉपर्टी के दाम इस कदर गिरे हैं कि जो लोग लंबे वक्त से मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे थे, वो अब इसे साकार करने लगे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि नवंबर में यहाँ 9 साल की बिक्री का रिकॉर्ड टूटा है। इस महीने यहाँ 9,301 घरों की रजिस्ट्री हुई, जो कि नवंबर 2019 से 67% ज्यादा है, जबकि अक्टूबर 2020 में ये 7,929 घरों की रजिस्ट्री से 17% ज्यादा है। मुंबई में इस साल नवंबर तक 46,052 घरों की रजिस्ट्री हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नवंबर के महीने में दर्ज किए गए। इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि मुंबई का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना महामारी के चलते आई मंदी से लगभग उबर चुका है। नाइट फ्रैंक रिकॉर्ड तोड़ घरों की बिक्री के पीछे कई वजह मान रहा है, जैसे लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी का पटरी पर लौट आना, 15 साल में सबसे सस्ते होम लोन का होना, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलना और फेस्टिव सीजन में डेवलपर्स और बिल्डर्स की तरफ से दिए जा रहे ढेर सारे लुभावने ऑफर्स। इन्हीं सब के चलते ग्राहक की बड़ी बचत हो रही है और वो घर खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बचत का आकलन करें तो अगर मुंबई में कोई 1 करोड़ का घर ले रहा है तो पहले जहां उसे 5% के हिसाब से 5 लाख की स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती थी, अब उसे वहीं सिर्फ 2 लाख चुकाने होंगे। और अगर वो घर के लिए 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेता है तो उसे अब 38,765 रुपए की EMI देनी होगी, जो पहले 9.5% के हिसाब से 46,607 रुपए होती थी। इस तरह उसे 7,842 रुपए की सीधी बचत हो रही है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से स्टैंप ड्यूटी में 3% की छूट के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में स्टैंप ड्यूटी से महाराष्ट्र सरकार का राजस्व 223.8 करोड़ रुपए और नवंबर में 287.9 करोड़ रुपए रहा, जो कि अगस्त 2020 में 176.4 करोड़ रुपए था। आंकड़ों से साफ है कि प्रॉपर्टी की बिक्री को बढ़ावा देने से ग्राहक और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ साथ राज्य सरकार को भी फायदा हुआ है। रियल एस्टेट से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैंप ड्यूटी में छूट से जिस तरह महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में प्रॉपर्टी की खरीदारी बढ़ी है, अगर ऐसी ही स्कीम सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें तो देश के प्रमुख शहरों में जो 7.5 लाख के करीब अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं, उनमें जरूर कमी आएगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी लंबे वक्त से स्टैंप ड्यूटी कम करने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का कम होना न सिर्फ होम बायर्स और डेवलपर्स को राहत देगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी में छूट से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी बढ़ेगी, जिससे सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है और इसमें नवंबर के आंकड़ों को लिया गया है, जिसने 9 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है।
9,000 से ज्यादा घर बिके हैं नवंबर में मुंबई में। लेकिन सवाल यही है कि बाकी जगह का क्या हाल है, क्या बाकी जगह भी इस वक्त घर खरीदने का अच्छा मौका है? मेरे साथ आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं, फटाफट से उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं रजनी सिन्हा, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एंड नेशनल डायरेक्टर हैं रिसर्च की नाइट फ्रैंक की, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। रजनी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं इसके अलावा अंकुर गुप्ता साहब, जो कि ज्वाइंट एमडी हैं आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अमित मोदी, डायरेक्टर हैं एबीए कॉर्प, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। रजनी, आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे तो दर्शकों को रीजन समझ में आ रहे हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, लेकिन अगर आप एक सरसरी निगाह अगर डालें अपने रिपोर्ट के जरिए, और जो मेन रीजन है नवंबर में घरों की बिक्री मुंबई में बढ़ने का, उसके पीछे आधार क्या नजर आ रहा है आपको? क्या सिर्फ स्टैंप ड्यूटी ही एकमात्र रीजन है, सबसे बड़ा ऑफर्स ही रीजन है, या लोगों को कोरोना काल ने अपना घर, अपना खुद का घर होने का एक एहसास भी दिलाया है? क्या रीजंस आप मानते हैं? गुड इवनिंग दीपक। तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा रीजन तो स्टैम्प ड्यूटी कट है, जैसा कि आपने कहा। दूसरा, बहुत सारे और भी रीजंस है जिसके कारण हमने देखा कि हाउसिंग सेल्स मुंबई में शार्प जंप हुआ है लास्ट 2-3 मंथ्स में। उसमें एक रीजन तो ये भी है कि पेंट अप डिमांड था काफी लास्ट फ्यू मंथ्स का। तो जैसे जैसे कि हमने देखा इकोनॉमी अनलॉक होने लगी, बायर्स मार्केट में आने लगे। और साथ साथ जैसा कि आपने कहा, इंटरेस्ट रेट, होम लोन इंटरेस्ट रेट काफी लो है अभी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बचत हो रही है इसके कारण होम बायर्स का। तो वो भी एक रीजन था जिसके कारण बायर्स मार्केट में अभी आ रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया बहुत सारे कारणों का। साथ साथ पैंडेमिक के समय लोगों को ये भी जरूरत महसूस हुई कि वो अपने घर को अपग्रेड करें, क्योंकि जो फैमिली पहले एक 2 BHK में संतुष्ट था, उनको जरूरत लगने लगा एक बड़े घर का, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम। तो काफी अपग्रेड के लिए भी हमने डिमांड देखा मार्केट में। मैं कहूंगी कि ये बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण हमने बहुत शार्प जंप देखा सेल्स में। ओके, अब ये शार्प जंप मुंबई में आया है, अंकुर साहब, ये दिल्ली एनसीआर में भी क्या ये आप लोगों ने ये ट्रेंड देखा है कि पैंडेमिक के बाद जैसे जैसे इकॉनमी अनलॉक हुई है, हालांकि वहां पर स्टैंप ड्यूटी जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन अनलॉक होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओनिंग योर ओन हाउस लोगों को इस पैंडेमिक ने सिखाया है, समझाया है। और चूंकि 15 साल के लोवेस्ट रेट पर है इस समय इंटरेस्ट रेट, तो एक रीजन तो है। और हम देख रहे हैं कि डेवलपर्स ने भी काफी कुछ ऑफर्स भी दिए हैं। तो क्या दिल्ली एनसीआर का जो बायर है वो इस मौके को भुनाता हुआ नजर आया? हमारे साथ तो काफी दिखाई दी। हमारे पास दो लोकेशंस हैं, गुड़गांव और भिवाड़ी, और दोनों ही जगह हमने देखा है कि कस्टमर्स आ रहे हैं। और एक और चीज है, अभी भी PMAY MIG के लिए चल रहा है, तो वहां पे भी उनको 2,35,000 रुपए की बेनिफिट मिल रही है। तो अभी तो प्राइस सबसे लो है, इंटरेस्ट रेट सबसे लो है, और सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है। प्लस आपको, अगर आप मिड सेगमेंट में घर खरीद रहे हैं, तो आपको PMAY का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें तो कंसिस्टेंटली सेल, जुलाई से हमें कंसिस्टेंटली सेल भिवाड़ी और गुड़गांव में मिल रहा है। और हम अभी गुड़गांव में तो और इंक्रीज भी देख रहे हैं अपने सेल्स का। ओके, ये सर, हम ये आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, लेकिन आप क्योंकि दिल्ली एनसीआर को समझते हैं अच्छे तरीके से, सेंटीमेंट कैसा है इस वक्त? क्या दिल्ली एनसीआर में भी प्रॉपर्टी के लिए तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का, या लोग अभी वेट करेंगे, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोग डिसीजन लेंगे, बिकॉज अभी उनको वो जो बात हुई है कोरोना के टाइम पे, अगर आप कोई रेंट पे रह रहे थे, तो हमारे पास ऐसे केसेस आए थे जो रेंट पे रह रहे थे, जिनको बाद में दिक्कत हुई ओनर्स के साथ। तो लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ओनिंग देयर होम पता चला है, और काफी ओनरशिप बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर मार्केट में ये चल रहा होगा। और आपके मैं फिगर्स देख रहा था, तो गुड़गांव में तो ऑलरेडी नंबर्स बढ़े हुए हैं, जबकि नोएडा में थोड़ा कम हुआ है। नोएडा में कम हुआ है। मैं थोड़ा सा
फटाफट से मोदी साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं वापस रजनी के पास आना चाहूंगा। रजनी, क्या कुछ फिगर्स हैं हमारे पास जो थोड़ा सा बता पाएं कि दिल्ली एनसीआर में क्या हाल रहा? तो दीपक, हमने देखा था जब हम जुलाई सितंबर का डेटा जो हमने रिलीज किया अपने रिपोर्ट में, उसमें हमने देखा कि रेसिडेंशियल सेल्स फॉर मोस्ट ऑफ द सिटीज, जो हम 8 सिटीज ट्रैक करते हैं, उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखा था जुलाई सितंबर क्वार्टर में ही। और नंबर्स अराउंड 50% ऑफ प्री कोविड लेवल्स पहुंच गई थी एनसीआर रीजन में भी। और हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हम अभी जो इनिशियल डेटा देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं उससे भी सितंबर क्वार्टर से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम काफी क्लोज पहुंच गए हैं प्री कोविड लेवल्स के। अभी तक वाई ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है, बट हम लोग काफी क्लोज हैं प्री कोविड लेवल्स के। लेकिन तो अगर बिल्कुल, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट को उठाना है जिस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है कोविड की, जो पहले से ही बुरी स्थिति में था, मोदी साहब, उस सेंटीमेंट तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अतिरिक्त कदम उठाने पड़ेंगे। और ये बिल्डर्स की प्रॉब्लम तो है ही, एक आम ग्राहक की भी दिक्कत है। सरकार क्या कुछ कर सकती है सर? आप इसमें जरा हमें थोड़ा समझाएं कि दिल्ली एनसीआर में भी हम ऐसे ही डेटा को लेकर बैठे हुए हों और फिर ये डिस्कस कर रहे हो कि भाई क्या वजह रही कि ये रिकॉर्ड तोड़ बिक्री जो है अचानक से बढ़ गई। क्या करना होगा सर सरकार को? ये सभी चीजों का मिश्रण है, जैसे कि रजनी ने, अंकुर ने बताया है। सबसे पहले तो जो होम लोन के रेट कम हुए हैं, ये बहुत बड़ा बूस्ट फैक्टर है। एक, ये होम लोन के जो रेट कम हुए हैं, ये टोटल लॉकडाउन के दौरान जो कम हुए हैं, और बैंकों के रेट कॉम्पिटिटिव होने की वजह से 25 पैसा 7% से कम 6.5 से 7 के बीच में वेरी कर रहे हैं। ये लोवेस्ट, वन ऑफ द लोवेस्ट, जैसा आपने बताया, 14-15 ईयर्स के अंदर में है। और भी उसके अलावा पेमेंट प्लान के अंदर में, यहाँ पे एनसीआर के अंदर में लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सेल्स के अंदर में बहुत बूस्ट आया है। नोएडा के नंबर्स आप कम दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नोएडा के नंबर प्री कोविड जो पीरियड था, पोस्ट लॉकडाउन के बाद में, काफी अच्छा जंप आया है उसके अंदर। हाँ, मोदी साहब, मैं यही कह रहा हूं ना कि प्री कोविड लेवल पे भी दिल्ली एनसीआर के आंकड़े बहुत ज्यादा संतुष्ट करने वाले नहीं थे। ठीक है, हमने अगर प्री कोविड लेवल को छू भी लिया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब आगे धक्का मारना है। अब जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं उनको धक्का मारना है। और मोदी साहब, दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली एनसीआर में अटके हुए प्रोजेक्ट सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको पहले तो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आपको क्लियरेंस देनी होगी। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? आप क्योंकि क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं, आप लोग क्या सुझाव देंगे, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हमने बहुत सुझाव दिए हैं कि जो प्रोजेक्ट स्टक हैं, उनके 2-3 वेरिएंट प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम है। फाइनेंस के लिए सरकार के अंदर में बहुत सारे प्रपोजल भेजे हुए हैं, और सरकार ने अभी बहुत अच्छी स्कीम भी लेके आए हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर में तो बैंक्स को लॉस होता है, लेकिन अब जो नई स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर में अगर आपके पास में 100 करोड़ रुपीस तक का फाइनेंस है, तो 20% ऑफ द फाइनेंस आपको आज अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में जब 20% के आसपास इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये सारे प्रोजेक्ट चल पड़ेंगे। और सरकार के अंदर में जो अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड के अंदर में जो इश्यूज आ रहे हैं कि उन लोगों को कोई परमिशंस नहीं मिल पा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर पेमेंट शेड्यूल ऑन होल, तो प्रोजेक्ट एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आ जाएंगे। अगर इनको फाइनेंस वगैरह मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और रेट्स वगैरह बहुत रीजनेबल है, लोगों की डिमांड बहुत है। जैसे ही लोगों का फेथ आएगा डेवलपर के ऊपर में कि हाँ भाई ये एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ है, तो फटाफट उनके अंदर में भी सेल्स बढ़ जाएंगी। ये जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना सर, ये मुझे लगता है कि इस पर अलग से बहस करने की जरूरत है। फेथ ऑन डेवलपर या फेथ ऑन बिल्डर। अंकुर जी, ये फेथ ऑन बिल्डर हमने देखा है कि वर्ड ऑफ माउथ बड़ी तेजी से फैलता है, क्योंकि आदमी जब आप प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं जहां जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जिंदगी वहां पर बितानी है और जिंदगी भर की पूंजी मुझे लगानी है। इसलिए वर्ड ऑफ माउथ बड़ा जल्दी से फैलता है। अगर किसी डेवलपर का अगर उसकी छवि अगर ठीक नहीं है तो उसके आसपास के डेवलपर्स भी कई बार चपेट में आ जाते हैं। कई बार अच्छे, हमने देखा है, आप जैसे दोनों हम यहां पर हैं, बड़े अच्छे डेवलपर, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी फेथ उन पर भी नहीं आ पाता है। ये फेथ को सर लौटाने के लिए जो सरकार कर रही है, क्या ये पर्याप्त है या कुछ और करना होगा? देखिए, बहुत डिफिकल्ट है इसको बोलना, बट जो मुझे समझ आ रहा है, रेरा आया, जीएसटी आई, क्लीनिंग अप हुआ है इंडस्ट्री में। एक मैं चाहूंगा कि जो बायर भी हैं वो भी बिवेयर रहें, सिर्फ प्राइसिंग ना देखें।
तो मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ जो नेगेटिव भी होता है, और उनको अपना रिसर्च जरूरी करना है, क्योंकि अभी वापस जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको उस टाइम डेवलपर्स आएंगे जिनका इंटेंशन भी अच्छा होगा, बट अगर वो अपने आप को एक्सपैंड जल्दी करना चाहेंगे तो दिक्कत में जा सकते हैं। इसलिए बायर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना रिसर्च अच्छी तरह से करें बिफोर बाइंग, और तब अगर बायर जितना नॉलेजेबल होगा, जितना इंटेलिजेंट होगा, उतना हमारा बिल्डर कम्युनिटी और अच्छा हो जाएगा। तो आज आपकी खबर आपका फायदा में हम बात कर रहे हैं आपके आशियाने की। मुंबई से अच्छी खबर है, नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री मुंबई में हुई है, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इससे यह माना जा रहा है कि अब बायर वापस रियल एस्टेट की तरफ आ रहा है, रियल एस्टेट का पहिया फिर से घूमने लगा है। लेकिन बाकी जगह पे क्या स्थिति, हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, और आगे क्या मौके बन रहे हैं आप लोगों के लिए, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। रजनी, आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि किस सेगमेंट में ये बायर आए हैं। पहले तो ये बताएं, ये मुंबई का है सिर्फ, या इसमें एमएमआर शामिल है, और ये 9,000 से ज्यादा घर जो बिके हैं इसमें कहां लोग ज्यादा हैं, अफोर्डेबल में ज्यादा आए हैं, मिड सेगमेंट में आए हैं, लग्जरी में गए हैं, थोड़ा बता पाएं अगर आप। ये जो डेटा हमें रिपोर्ट में दिया है ये सिर्फ मुंबई का है, एमएमआर का नहीं है ये डेटा। और सेगमेंट वाइज इनफैक्ट हम सारे सेगमेंट्स में देख रहे हैं कि बायर्स आए हैं, बट जो हायर एंड सेगमेंट है 50 लाख एंड अबव, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। सो इसका रीजन मैं ये भी कहूंगी कि जो हायर इनकम कैटेगरी है बायर्स के, वो इस पूरे कोविड क्राइसिस से रिलेटिवली कम इम्पैक्ट हुए हैं कंपेयर टू द लोअर इनकम कैटेगरी, और उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने इनकम का, गोइंग फॉरवर्ड भी वो अपने इनकम के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसलिए हम जो मिड इनकम कैटेगरी है और हाई इनकम कैटेगरी है वहां हमने ज्यादा पिकअप देखा है। ये आपने बात सही बोली, क्योंकि मुंबई का हम क्योंकि डेटा ले रहे हैं तो हम ये एक तरह से गोज विदाउट सेइंग कि मुंबई का जो बायर है वो इकोनॉमिकली सक्षम है, और उसको ज्यादा प्रभाव उस पर कोविड का नहीं पड़ा है, उसको एक अच्छा मौका दिखा, स्टैम्प ड्यूटी कम है, उसके पास पैसा ऑलरेडी था, हम ये मान के चल रहे हैं, और उसने इस मौके का फायदा उठाया, संभवतः इसीलिए ये बूस्ट देखने को मिला है। लेकिन जो अंकुर साहब, जो दिल्ली एनसीआर का या जो दूसरे छोटे शहरों के जो बायर्स हैं, वो ऐसी स्थिति में नहीं है, उन पर कहीं ना कहीं कोरोना की मार पड़ी है, और वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, सोच समझ के पैसा लगाते हैं। आपको नहीं लगता है कि चलिए ठीक है, वहां स्टैम्प ड्यूटी कम होगी जब होगी, अगर थोड़ा बिल्डर्स की तरफ से भी अगर रेट घटा दिए जाएं तो बात बन सकती है? आप लोग कुछ सोच रहे हैं इस पर? हम अब रेट और नहीं गिरा रहे हैं। हमारा जो रेट था बेसिकली जो गिरना था वो गिर गया। एक्चुअली आप अगर लास्ट 5 साल में देखें, बिल्डर ने एक पैसा माने रेट नहीं बढ़ाया है और एक्चुअली रेट को तोड़ा है। तो एक तो 5 साल का इनकम लेवल्स, जनरल एवरेज इनकम लेवल्स अपने कंट्री में बढ़ गया है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, और प्राइसेस एक्चुअली रॉक बॉटम हो गए हैं। तो अगर मैं चाहूं भी और रीडेवलप करना चाहूं उसी प्रॉपर्टी को जिस प्राइस में आज मैं बेच रहा हूं रेडी प्रॉपर्टी, उस प्राइस में मैं रीडेवलप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर कॉस्ट सारे आगे भाग गए हैं। ओके, मोदी साहब, बिल्डर्स की तरफ से सब कुछ हो गया है, सिर्फ सरकार पर ही मामला अटका हुआ है, या बिल्डर्स की तरफ से कुछ करना रह गया है अभी? नहीं, मैं ये समझता हूँ सरकार ने भी बहुत कुछ किया है और काफी बूस्ट मिला है, और ये सरकार के ही कुछ फैसले हैं जिनकी वजह से इतनी बूस्ट हुआ है। बशर्ते कि आज अगर रेडी इन्वेंट्री और होती, लेकिन जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लोगों का फेथ नहीं है, और जो प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं या एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हैं उन पे सब जिनका फेथ है उनके अंदर बहुत अच्छी सेल आ रही है। या फिर अगर इनिशियल स्टेज पे भी कोई प्रोजेक्ट है और लोगों को उन पे फेथ है डेवलपर के ऊपर में, तो उनकी सेल भी बहुत अच्छी आ रही है। जहां तक आपने प्राइसेस की बात करी, तो प्राइसेस आज के दिन में रॉक बॉटम है। आज स्टील, सीमेंट, लेबर सब चीज इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद जिस प्राइस पे ये मिल रहा है, आज के दिन मकान दे पा रहा है डेवलपर, वो सिर्फ उनकी लैंड है और टाइमली उन्होंने काम किया हुआ है, इसकी वजह से वो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं इस प्राइस पे देना। तो फर्दर प्राइस डाउन होना तो मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी के पास पॉसिबिलिटी होगी। ये है कि अगर सेल्स अच्छी होती रही तो ये जरूर है कि रेट नहीं बढ़ेंगे और इसी रेट्स पे सेल्स होती रहेंगी।
अगर सेल अगर कोई कारण से कम होती है तो फिर वापस से कॉस्ट बढ़ानी पड़ सकती है डेवलपर को, क्योंकि इससे कम करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए अब जरा फटाफट से तीनों के पास में आऊंगा। और अब सबसे काम की बात, एक आम, अब हमने समझ लिया कि मामला एक्चुअल में है क्या और अलग अलग डिफरेंट जो पोर्शन ऑफ द स्टोरी हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन अब काम की बात। रजनी, जो लोग छूट गए हैं उनके लिए कब तक मौके बन रहे हैं? आप लोग कितना टाइम सजेस्ट करेंगे? अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, कब तक उनके पास मौका है कि वो इसका फायदा उठा लें? मैं बोलूंगी अभी भी मौका है इसका फायदा उठाने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी लो रहेगा। डेफिनेटली 3-6 महीना इंटरेस्ट रेट यहाँ से नहीं बढ़ने वाला है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हाउसिंग प्राइसेस ऑलरेडी लो है, इससे ज्यादा अगर नहीं भी गिरेगा तो इमीडिएटली बढ़ने वाला नहीं है इमीडिएटली। सो डेफिनेटली 3-6 मंथ्स का स्कोप है। एंड इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड ये भी होगा कि अभी जो बायर्स, अभी सिर्फ वही बायर्स मार्केट में आए थे जिनको अपने इनकम लेवल का कॉन्फिडेंस था, जिनको कॉन्फिडेंस था कि ये पैंडेमिक में भी मेरा जॉब नहीं जाएगा, मेरा इनकम नहीं इम्पैक्ट होगा। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इकोनॉमी नॉर्मलसी की तरफ मूव करेगा, लोगों में, बायर्स में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ उनका इनकम अब नहीं जाने वाला है, घटने वाला है, या जॉब नहीं जाने वाला है, तो वो भी बायर्स मार्केट में आएंगे। तो मैं कहूंगी डेफिनेटली 3-6 मंथ्स तो है। तो अगर बायर मार्केट में आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो कहीं रेट ना बढ़ जाए। अंकुर जी, कितना टाइम है अभी लोगों के पास? देखिए, अगर आप मिडिल इनकम हाउसिंग खरीदना चाह रहे हैं और आपका फर्स्ट घर है, मैं तो सजेस्ट करूंगा इस महीने खरीद लीजिए, क्योंकि वो जो MIG PM है, MIG खत्म होने वाला है मार्च 2021 में। तो आपके पास बेस्ट प्राइस, बेस्ट डिस्काउंट्स अवेलेबल अभी है। उसके सिवा बहुत डिफिकल्ट है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि घर का खरीदने का कोई सही समय नहीं होता। हाँ, लेकिन अभी दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप कह रहे हैं 1 महीना है आपके पास। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट अमित जी, आपका सजेशन सर, कितना टाइम है लोगों के पास? सर बिल्कुल, मैं अंकुर के साथ जाना चाहूंगा कि जितना जल्दी खरीदेंगे उतना ही उनको बेनिफिट में रहेंगे। वो लोग जो भी आज डिसीजन लेंगे वो बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्वेंट्रीज मिल रही होती है, बाद में अगर टाइम लगाते हैं तो तब तक वो इन्वेंट्री निकल जाती है, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लोकेशन के ऊपर। ओके, तो इसलिए मैं चाहूंगा जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। चलिए, तो यानी कि घर खरीदने का एक शानदार मौका आपके पास है। और हमने पहले के शो में भी आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट की बात हो, सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम्स की बात हो, फेस्टिव सीजन के ऑफर्स हो, इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी छूटें लग दी जा रही हैं। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी पर छूट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर्स सबके पास हैं, और प्रॉपर्टी के दाम अभी स्थिर हैं और लो लेवल पर हैं। इसलिए ये आपके पास मौका बनता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फटाफट से अपना घर ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। रजनी सिन्हा, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। अंकुर गुप्ता जी, शुक्रिया आपका। अमित मोदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।